गाना सुना ना, सेकंड हैंड जवानी नहीं चाहिए मुझको। तो वैसे कि क्या आपको ये भी पता होगा कि ये वो एक सेकंड हैंड माल है, क्योंकि इस अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रोशनी उर्दू का 10th क्लास का जो उसका चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोशनी उर्दू में पूरा का पूरा पढ़ा करके दूंगा, तो पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो वहां से देख लेंगे। और ये रहा दूसरा बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला, और अच्छी कहानी है, ज़िंदगी से रिलेटेड है, सीरियस कहानी है। इसको देख करके पढ़ करके आपको सीखेंगे ज़िंदगी में कि आपको ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और अपने सारे दोस्तों को, आप लोगों के कहने पर ही मैंने, आप लोगों का कमेंट आया, मुझे लगा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों को ज़रूरत है। तो इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मकसद होता है आपको एक एक बात बताना, और हर चीज़ की अच्छाई बीच में ही पता चलती है। एक एक लफ्ज़ पे ध्यान देंगे आप, हम आपको पूरा का पूरा कहानी पढ़ाने जाएंगे। अगर आपने राइटर नेम याद नहीं किया है तो राइटर नेम पहली वीडियो से याद कर लेंगे। ये तीसरी वीडियो है रोशनी किताब का, तो 10th क्लास की रोशनी हम पढ़ाने जा रहे हैं। राइटर नेम आपको हर हाल में याद करना है। 13 है, 13 में से करीब करीब 5-7 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ना हो मेरे पढ़ाने के बाद तो मुझे दुख होगा यार, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है क्या, मलयालम कहानी है। मलयालम एक जबान है, वहां की कहानी है। चैप्टर का नाम है सेकंड हैंड। क्या नाम है चैप्टर का नाम? सेकंड हैंड। गाना सुना ना, सेकंड हैंड जवानी नहीं चाहिए मुझको। तो वही चीज है यहाँ पर, सेकंड हैंड जवानी, जिसके मुसन्निफ है वकीम मोहम्मद बशीर। कौन है? सेकेंड हैंड कहानी मलयालम कहानी है, जिसके मुसन्निफ है वकीम मोहम्मद बशीर। तो ये मलयालम जबान में लिखे हुए थे। वकीम मोहम्मद बशीर जो थे ये मलयालम जबान में लिखे हुए थे। इसको जो है ना उर्दू जबान में जिलानी बानो ने ट्रांसलेट किया, इसीलिए इनको मुतरजिम कहा गया। क्या कहा गया? मुतरजिम। मुसन्निफ जो है वो वकीम मोहम्मद बशीर है। एक्चुअल में ये मलयालम जबान में लिखी गई थी, लेकिन जिलानी बानो ने इसको आपकी रोशनी उर्दू में उर्दू जबान में कन्वर्ट किया, तो इसलिए ये मुतरजिम हो गए। ठीक है, ये रोशनी है आपका, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें ज्यादा लोगों का किरदार नहीं दिया गया, मात्र 3 लोगों का किरदार दिया गया। कितने लोगों का? 3 लोगों का किरदार है इसमें। पहला गोपीनाथ हो जाता है, दूसरा शारदा हो जाता है, और तीसरा एक शायर है। शायर का नाम नहीं बताया गया इसमें, लेकिन शायर करके ही इसको जो है वो पेश किया गया है। तो गोपीनाथ नाम याद रखेंगे। सेकेंड हैंड कहानी का जो है मरकजी किरदार गोपीनाथ, शारदा और शायर हो जाता है। ठीक है, इस कहानी की शुरुआत कैसे क्या होती है कि गोपीनाथ जो होते हैं ना वो अखबार के मदीर होते हैं, एडिटर होते हैं। ठीक है, तो एक रोज क्या होता है कि बहुत तूफान बारिश होती रहती है। तो गोपीनाथ जब अपने ऑफिस से, पेपर के एडिटर होते हैं वो, तो ऑफिस से जब घर आते हैं, अपने घर की ओर देखते हैं, उस बारिश में बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो, तो वहां पर एक औरत को देखते हैं कि वो व्हाइट साड़ी पहने हुए और वहां पर खड़ी हुई है और भीग रही है, ठिठुर रही है ठंडी से। तो गोपीनाथ आते हैं, अपना घर खोलते हैं, और जब अंदर आते हैं तो कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो? उस लड़की को, जो कि वो लड़की शारदा होती है। कौन होती है? शारदा होती है। कहानी को अच्छे से समझेंगे आप। तो गोपीनाथ कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, भीग जाओगी, ठंडी ज्यादा है, भीग तो चुकी हो, ठंड ज्यादा है, अंदर आ जाओ। तो वो पहले तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर गोपीनाथ बार बार कहता है, तो वो अंदर आ जाती है। अंदर आ जाती तो काफी सीमी सी, डरी सी होती है, ऐसे जैसे मान लो कि एक शेर को देख करके बकरी डरी हुई हो। अब रात का है, एक लड़की अकेला और एक लड़का, जवान लड़का, तो इसकी वजह से वो सीमी होती है, लेकिन वो अंदर आती है। तो गोपीनाथ कहता है कि देखो तुम डरो मत, बाजू के कमरे में कपड़ा है, जाकर के तुम दूसरे रूम में कपड़ा चेंज कर लो। तो वो कपड़ा, डरती है लेकिन फिर जाती है, कपड़ा बदल करके आती है, और गोपीनाथ चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद इससे चाय देता है, पीते, और पूछता है कि तुम कौन हो? तो ये डरते हुए कहते कि मैं शारदा हूं। तो ये कहता है कि मैं भी गोपीनाथ हूं, मैं एक अखबार में मदीर हूं, अखबार का एडिटर हूं, मैं अकेले यहां रहता हूं। पूछता है तुम हो कौन, तो यहां क्यों खड़ी हो? तो वो फिर मतलब कि वो उलझी हुई होती है, बताना नहीं चाहती है। और इसी तरीके से फिर उस दिन, उस रात में क्या होता है कि गोपीनाथ कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। वो बेचारी डरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में, उसके कमरे में सो जाती है, और गोपीनाथ बाहर चला आता है। इस तरीके से जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त में गोपीनाथ नहा धो करके फ्रेश होता है, और शारदा को भी कहता है कि देखो तुम भी नहा लो। वो भी नहा धो करके फ्रेश होती है, और गोपीनाथ जो है वो बाजार चला जाता है कुछ नाश्ता वगैरह लाने के लिए। जब वो नाश्ता लेकर के आता है, नाश्ता खाता पीता है, तो अब इससे पूछता है कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, तुम? तो बोलते कि मैं अब कहाँ जाऊं? गोपीनाथ पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी? तो वो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर पूछता है कि तुम हो कौन?
क्यों इतनी डरी सहमी हो, कुछ तो बताओ, वजह क्या है, क्यों इस तरीके से तुम डरी हो। तो वो कह रही है कि अभी जो रात की बात बताया था कि रात में ही मेरा बाजू के हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है ना, डिलीवरी हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुआ है। तो बोले तो गोपीनाथ बोलते इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हारे शौहर कहाँ है, गोपीनाथ पूछते हैं। तो फिर शारदा कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर गोपीनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं है, शादी नहीं होती है। फिर गोपीनाथ पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो फिर शारदा कहती है कि बच्चा मर गया। तो गोपीनाथ जो होता है ना वो चौंक जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो बोले, फिर पूछता है कि क्यों तुम्हारा शौहर है कहाँ, वो कौन था। तो वो शारदा कहती है गोपीनाथ को कि वो एक शायर है, यही नाम बता करके, शारदा जिससे इश्क करती थी उसका नाम होता है शायर, वो शायर होता है। तो शारदा कहती है कि वो शायर था और वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, वो मुझे धोखा दे करके चला गया और अब मैं सोचती हूँ क्या करूँ नहीं करूँ, मैं कहाँ रहूँ, सो मैं जा रही हूँ। तो फिर गोपीनाथ कहता है कि देखो तुम घबराओ मत, डरो मत, जो होना था वो हो गया, पिछली जिंदगी को भूल जाओ और तुम यही रहो। तो ये बोलते कि मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो फिर गोपीनाथ कहते हैं कि देखो ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो और यहाँ रहने लगो। अब बताओ इतनी अच्छाई गोपीनाथ में। गोपीनाथ कहते हैं शारदा को कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो और तुम यहीं रह जाओ। तो शारदा कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इश्क किसी और से करती थी, वो मुझे धोखा देकर चला गया। तो फिर शारदा कहती है गोपीनाथ को कि देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, इश्क नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार एक बार होता है। गोपीनाथ कहता है कोई बात नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम मेरे साथ घर में रहो, रहने लगो। तो फिर वो जो है वो शारदा तैयार हो जाती है और गोपीनाथ से, यानी गोपीनाथ से फिर शादी कर लेती है। किससे? गोपीनाथ, जो इस कहानी का मरकजी किरदार है गोपीनाथ, ठीक है। गोपीनाथ से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों घर में रहते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो गोपीनाथ होता है, जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, शारदा का जो शौहर होता है, वो अखबार के मदीर होते हैं। तो एक दिन जाते हैं अखबार में, तो एक बाजू में ना मशायरा होता है, यानी कि एक मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, वहां जाते हैं। तो वहां इनकी मुलाकात जो होती है वो गोपीनाथ की इस शायर से हो जाती है। तो वहां पर जब मशायरा जो होता है खत्म उत्तम होता है, गोपीनाथ भी तकरीर करते हैं और शायर जो था वो भी कुछ तकरीर करने के लिए वहां पर गया हुआ था। शारदा से गोपीनाथ की शादी हो गई थी। तो शायर को पता चल गया कि, और ये शायर वही था जो शारदा को धोखा दे चुका था, याद रखिएगा। तो ये शायर उस जो कॉन्फ्रेंस में जो होता है जलसा, उसमें गोपीनाथ को कहता है कि सुने हैं अखबार के मदीर गोपीनाथ की शादी हो चुकी है। तो गोपीनाथ कहते हैं कि जी हाँ शादी हो चुकी है। तो फिर शायर कहता है कि तो क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं। तो बोले क्या, नहीं कुछ नहीं जानता हूं। तो फिर बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि इससे पहले उसका आशिक था और उसकी मोहब्बत कितनों के पास है, यानी उसकी पर्ची चिट्ठी विट्ठी कितनों के पास है, क्या आप जानते हैं। तो गोपीनाथ को तो शारदा पहले बता चुकी होती है सारी हकीकत कि ऐसा ऐसा था। तो गोपीनाथ कहते हैं कि हाँ शारदा तो मुझे सारी बात बता चुकी है। तो एक बात और राय होती है शारदा गोपीनाथ को कि वो जो मुझे ठग करके धोखा देके गया था वो और कोई नहीं शायर था, और ये वही शायर था जो गोपीनाथ से बात कर रहा था। तो गोपीनाथ कहते हैं कि शारदा ने मुझे एक और बात बताई थी कि जो, और शायर क्या कहता है, शायर इससे कहता है गोपीनाथ से कि क्या आपको ये भी पता होगा कि ये वो एक सेकेंड हैंड माल है, क्योंकि इस कहानी का नाम ही सेकेंड हैंड मलयालम है। तो आप लोगों को हंसी आई होगी लेकिन ये जिंदगी की हकीकत कहानी है। ये शायर गोपीनाथ को कहता है कि आपको पता होगा कि आपने शारदा से जो शादी की है वो एक सेकेंड हैंड माल है। लेकिन ये सोचने की बात है। लेकिन वहां पर गोपीनाथ क्या कहते हैं, गोपीनाथ एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शारदा ने मुझे ये बात भी बताई है कि जो उसे धोखा दे दिया है वो एक शायर है। इसी शायर के बारे में शायर को भौचक्का हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इसको ये भी बात है, शर्मिंदा हो जाता है कि धोखा देने वाला तो मैं ही हूँ। गोपीनाथ को ये बात भी बता चुका है, और गोपीनाथ कितना अच्छा है कि उसको रख लिया, और मैं कितना बुरा हूँ जो उसे धोखा दे दिया। और फिर वहां से वो गोपीनाथ जो होता है वो अपने घर चला आता है, शारदा घर में होती है, और गोपीनाथ शारदा को कुछ भी नहीं बताते कि वहां कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, एक भी बात उसको नहीं बताते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब वहां से आने के बाद एक दिन क्या होता है, फिर अगले दिन कि अगली सुबह जो गोपीनाथ कहते हैं शारदा को कि ऐसा करो, देखो तुम जल्दी से नाश्ता बना लो, और मुझे क्योंकि अखबार के एडिटर होते हैं तो हमें ऑफिस में थोड़ा जल्दी जाना है, तो ये एकदम जली भुनी होती है। बोले कि मैं खाना वाना आज नहीं बनाऊंगी। तो बोले क्यों, क्या हुआ। तो बोले खाना है तो खुद जा करके खा लो, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, जो औरतों का स्टाइल होता है उस स्टाइल से। गोपीनाथ परेशान कि भाई क्या हुआ आखिर तुमको, क्यों परेशान हो तुम, क्यों इतना नखरा कर रही हो।
फिर गोपीनाथ कहते हैं कि तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, अचानक से तुम बदली बदली सी लगती हो, क्यों इस तरीके से कह रहे हो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओगी नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे। तो बोले मुझसे अब ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। और वो अपना सर पटकते रहते कि हाय रे बप्पा कहाँ फंस गए, बहुत परेशान सी रहती है। गोपीनाथ बार बार पूछते कि बताओ वजह क्या है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। वो बताना नहीं चाहती। फिर गोपीनाथ पूछता कि तुमको किसने क्या कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो शारदा कहता है कि हाँ। बोले किसने, बोले तुमने। बोले मैंने। गोपीनाथ चौंकते कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। बोले कि मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए शादी। तो बोलते भाई बताओ भी यार क्या हुआ, बात क्या है, तुम क्यों इस तरीके से उलझ रही हो। तो बोले बात कुछ नहीं है। और शारदा कहते हैं कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। बोले मैं इतना अच्छा। बोले हाँ, आप जब जानते थे मेरे बारे में कि मैं गैर शादीशुदा हूं, मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है, और फिर मेरा शौहर यानी मेरा आशिक भी मुझे धोखा दे चुका है, उसके बावजूद भी आप मुझसे शादी कर लिया और इतनी इज्जत से अपने घर में रख रहे हैं। वही मैं सोच रही हूं कि आप पागल हैं, आप ऐसा क्यों किए। हम तो बर्बाद आदमी थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने जिंदगी अपनी खराब क्यों की, इतने अच्छे आप कैसे हो सकते हैं, क्यों आपने ऐसा किया। तो गोपीनाथ कहता कि बस इतनी सी बात के लिए तुम उलझ रही हो, वो तो हमें पता था और जिंदगी की हकीकत है, एक टूटे हुए आदमी को दूसरा आदमी सहारा दे दे तो बहुत बड़ा महान हो जाता है। तो यही गोपीनाथ, शारदा को लगता है कि गोपीनाथ ऐसा करता है, वो बहुत जली भुन रहती है और ये कहती है कि मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकने वाली, मैं तो जा रही हूँ इस घर को छोड़ करके, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ जहां भी जा करके। गोपीनाथ पूछते कहाँ जाओगी। तो बोले कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे घर में एक पल नहीं रुकूंगी, मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, चाहे कहीं भी मैं जिंदगी जी लूंगी। फिर गोपीनाथ शारदा को बहुत समझा कि देखो इस तरीके से जज्बात से जिंदगी नहीं गुजरती है, तुमको तो पहले जिंदगी में ठेस लग चुकी है कि अब तुम जानबूझकर कैसा करना चाहती हो। तो फिर क्या होता है कि गोपीनाथ की बात को शारदा मान जाती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी आपकी, ये जो था मलयालम कहानी, सेकेंड हैंड कहानी था ये। तो सेकेंड हैंड कहानी आपको समझ में आ गया होगा, जिसके मुसन्निफ है वकील मोहम्मद बशीर, जिसका मुतरजिम यानी उर्दू में ट्रांसलेट जो किया था वो जिलानी बानो ने किया था, जो कि आपके उर्दू दरक्षा जो है 10वीं की उसमें जिलानी बानो का दिया हुआ है ना। और सेकेंड हैंड कहानी का मरकजी किरदार गोपीनाथ है और उसमें जो एक औरत का नाम आया है वो शारदा है, एक शायर का नाम आया है। ये मलयालम कहानी है सेकेंड हैंड। तो आपको इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें दूसरा चैप्टर अब बचा है 9 चैप्टर या 10 चैप्टर बचा होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछेंगे, या फिर इसकी कहानी आपको समझने में, पढ़ने में, सुनने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं सब कमेंट कर देंगे सर बहुत मजा आया कहानी पढ़ने में, इससे भी और मजे की कहानी, मजेदार कहानी है, मैं बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाऊंगा और आप रीडिंग भी करेंगे। आपके पास अगर रोशनी बुक होगी तो रीडिंग करेंगे, आप उसका राइटर नेम निकाल लेंगे, नहीं तो हमने जो पढ़ाया पिछली वीडियो में वहां से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका देख लोगे आप, और वहां से आप राइटर नेम याद कर लोगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव हैंड टू हैंड क्लियर होता जा रहा है। इसमें अब कोई प्रॉब्लम ना बचना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और तैयारी में पूरा जोर लगा दो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना कि लो मज़ेदार कहानी पढ़ो, मज़ा आने वाला है। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।